साथियों, हमारे साथ में पी कृष्ण प्रसाद जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा के कोषाध्यक्ष हैं और ये किसान आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान आंदोलन का तो समापन हो गया, तीनों बिल वापस हो गए। एमएसपी का जो कानून का बनाने का लड़ाई है वो अभी चल रहा है। मगर एमएसपी के बारे में मेरा एक सवाल है कि एमएसपी का गारंटी का जो फायदा है वो धनी किसान को होगा, बड़े किसान को होगा। जो छोटा किसान है उसके पास तो बहुत कम फसल होती है, तो उसको एमएसपी का उतने से एमएसपी का तो मांग धनी किसानों का है एक्चुअल। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आप ये कहते हैं कि छोटे मझोले किसानों का आंदोलन है, जो किसान शहीद हुए उसमें बड़ी संख्या में छोटे किसान, मझोले किसान शहीद हुए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एमएसपी के बारे में आम राय है, और ये जो हम जो अखबार देखते हैं, पढ़ता है और टीवी देखता है, वहाँ से भी ये बात आता है आप जो बोल रहे हैं कि ये जो एमएसपी तो दैनिक किसानों का मांग है, इसमें गरीब किसानों को तो लेने देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि दैनिक किसानों के पास माल होता है, उपज होता है बिक्री करने के लिए मार्केट पे, लेकिन गरीब किसानों का पास वो मार्केटेबल सरप्लस जिसे बोलता है कि बाज़ार में बिक्री करने के लिए उतना माल उनका पास नहीं होता, इसलिए उनको एमएसपी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक सोच विचार है। तो इसी में हमको देख सकता है कि ये जो पूंजीवाद का जो व्यवस्था है, पूंजी का विकास है, तो ये पूंजी का विकास में खेती में क्या बदलाव होगा। खेती में उन्होंने ये करते हैं, पूंजी का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर यह है कि वो सभी चीज़ों को की बिक्री करने वाले चीज़, उसको वस्तु बोलता है, कमोडिटी अंग्रेजी में बोलता है कि कमोडिटी प्रोडक्शन है, यूनिवर्सल कमोडिटी प्रोडक्शन को हम पूंजीवादी व्यवस्था बोलता है। इसलिए पूंजी का ये तरीका है कि वो सारे चीज़ों को वस्तु बनाने के लिए मजबूर कराता है। इसलिए हमारे देश में देखो कि अभी खेती में ये बदलाव हमको देख सकते हैं कि मोनोक्रॉप का, कि एक ही फसल होगा, कि जैसे हम देखो कि कुछ जगह पे गन्ना है तो गन्ना ही होगा, सभी किसान गन्ना करते हैं, और कुछ जगह पे कॉटन है को तो कपास, वो तो कपास ही होगा उसी जगह पे। छोटा किसान, बड़ा किसान, दैनिक किसान, सब लोग ऐसे वो ही करता है। धान का जगह है तो दानी किसान करेगा। का मतलब ये जो एक फसल का और मोनोक्रॉप का ये जो तरीका इसलिए है कि ये जो सब उन्होंने जो बनाता है, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, उनको वो मार्केट में बिक्री करना, बाजार में बिक्री करने के लिए उन्होंने मजबूर है। कि इसी का कारण किसान को जो आमदनी होगा, वो आमदनी अपना जो उपज है वो बिक्री करने से जो दाम मिलेगा वो दाम ही होगा। यही एमएसपी का महत्व। अभी आप बोल रहे कि छोटा किसान है तो गरीब किसान है, तो गरीब किसानों का पास इतना उपज कैसे होगा, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी का कारण अभी हम 1 एकड़ का किसान को समझ लो, 1 एकड़ का किसान बहुत बड़ा किसान नहीं है, छोटा किसान है। और हमारे देश में वो धान देख लो, धान जो हम पैदा करता है उसमें एवरेज में 20 क्विंटल धान 1 एकड़ से पैदा होता। पश्चिम बंगाल में 24-25 क्विंटल बनता है 1 एकड़ से। का मतलब 1 एकड़ से अपना परिवार के लिए उनको कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो एक परिवार को एक दिन में 1 किलो और 800 ग्राम वो चावल इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही एक आधा साल में और 6 महीने में उनको 180 किलो 1 क्विंटल 80 किलो का ही चावल का ज़रूरत होगा। को उसको बाद भी उनका पास ये 20 और 25 क्विंटल में बाकी होता, 15 से 20 क्विंटल तक उनका पास बाकी होता है। ये गरीब किसान 1 एकड़ का किसान है, 1.5 एकड़ का किसान तक, 1 हेक्टेयर का किसान तक गरीबी ही समझता है, गरीब किसान ही समझता है। तो उसी तरह उनका पास भी माल है, वो माल उनको बिक्री करना ही पड़ेगा, वो बिक्री करने से जो मिलेगा वो ही उनका आमदनी है। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो महत्व ये है कि वो दैनिक किसान का सिर्फ नहीं है, वो गरीब किसानों को भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जैसे हम स्वतंत्रता का संग्राम में हमारे देश में ज़मीन
जोतने वालों का हो, ये एक आंदोलन में एक बड़ा मुद्दा था, एक ठोस मांग था। तो वो ठोस मांग वहाँ का जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। तो जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ अंग्रेज़ों का राज में कितना आंदोलन हुआ, जो वो तेलंगाना का हो, तेबागा का हो, वो महाराष्ट्र का वारली, केरला का पुन्नप्रा वायलार, आसाम का सुरमे वाली, त्रिपुरा का आदिवासियों का किसान, पंजाब का फिरोजपुर का किसान, सारे देश में उसी समय पे जितना भी आंदोलन खड़ा हुआ, वो सारे आंदोलन को बेस मांग और ठोस मांग जो जमीन जोतने वालों को होना चाहिए, ये मांग था। तो जमीन को ऊपर था। ऐसे आज का परिस्थिति में ये पूंजी का विकास हमारा खेती में बहुत ज़्यादा बढ़ने का ये समय पे वो नवोदारीकरण नीतियों 1990 का बाद शुरुआत जो किया, अभी 30 साल हो गया, ये 30 साल का अंदर ये पूंजी का विकास हमारा देश का खेती में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इसी का कारण मैं जो बोला कि एक कमोडिटी प्रोडक्शन और वस्तु उत्पादन करने का जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया सभी देश का सारे राज्यों में बढ़ रहा है। इसलिए इसका दबाव किसानों को ऊपर आ रहा है। इसलिए किसान को जैसे ज़मीन उसी समय पे जमींदारी व्यवस्था में ज़मीन जितना महत्वपूर्ण था, ऐसे पूंजीवादी व्यवस्था में दाम महत्वपूर्ण हो रहा है। इसलिए ये दाम का जो मुद्दा वो अभी गरीब किसानों को और मध्यम किसानों को और धनिक किसानों को, सभी किसानों को महत्वपूर्ण हो रहा है। इसलिए ये मांग सभी किसानों के एकता के लिए एक बेस और उसका एक क्या बोलते हैं, इसका एक फाउंडेशन का रूप में वो काम कर रहा है। इसी में ये जो मांग एमएसपी का मांग सिर्फ किसानों का नहीं, खेत मजदूर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसान को पास पैसा है तो ही खेत मजदूर का पैसा दे सकता है। और छोटा किसान है, गरीब किसान है, तो किसानियत का साथ मजदूरियत भी कर रहा है, मजदूर भी है वो, तो मजदूरियत उनको मिलना है, वो इसके लिए किसानों के पास पैसा होगा तो ही उनको ज़्यादा मजदूरियत मिलेगा, जो ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो वेतन मिलने के लिए भी किसानों के पास आमदनी बढ़ना चाहिए। इसलिए आम खेत मजदूर के लिए भी, उनको वेतन का विकास के लिए भी किसानों को मिनिमम दाम, वो न्यूनतम दाम मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे आधार पे खेत मजदूर को भी ये होता है कि किसानों को सही दाम मिलना खेत मजदूर का भी एक ज़रूरत है। इसलिए एक एकता उसी तरह आता है। तो ये खेत मजदूर से धनी किसान तक सबका एकता बनाने के लिए हमको कामयाब हुआ। इसलिए ये जो लोग बोलते हैं कि ये आंदोलन धनी किसान का आंदोलन था, वो सही नहीं है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा कि ये आंदोलन में जितना किसान शहीद हुए, इससे बहुमत किसान, मेजोरिटी जो किसान है वो गरीब किसान है और खेत मजदूर है और मध्यम किसान है। ये कारण है। हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि जो एमएसपी पे खरीदी होनी है, ये बहुत सारे अभी अखबारों में भी बहुत सारे अर्थशास्त्री लिख रहे हैं कि इतना सारा जो सरकार खरीदेगी, पहली बात तो इतना पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास, दूसरा इतना सारा जो अनाज खरीदेगी सरकार उसका क्या करेगी, और एमएसपी का जो गारंटी का बात है, बाकी जो लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे। तो ये सारा जो पैसे वाला सवाल है ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझाएं। ये जो बात है कि सरकार कैसे खरीदेंगे, सरकार का पास कैसे पैसा होगा, ऐसे ही सरकार का पास पैसा नहीं है। तो ये इतना बड़ा पैसा, लाखों करोड़ों रुपया सरकार कैसे एमएसपी के लिए कहाँ से ले लेंगे, कहाँ से उनका पास होगा, ये एक बड़ा एक चर्चा, एक डिस्कशन और प्रचार हमारा देश में है। यह किसान मूवमेंट ऐसे बेवकूफ़ी नहीं बोलता है कि ये सारे सरकार खरीदना चाहिए। ये हमारा मांगे नहीं है सरकार खरीदना। हम सरकार से मांगा है आप कानून बनाओ, खरीदने के लिए हम नहीं बोला। हमने बोला आप कानून बनाओ, वो कानून ऐसे कानून हो जिसमें C2 + 50% जो MS स्वामीनाथन कमीशन बोला, और मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उसको पहले उन्होंने सारे देशों का किसानों को समझाया कि आपको जितना भी बीज का और आपका खाद का और बिजली का और पानी का आपका कितना भी खर्च होता है, लागत होता है, वो लागत
सिर्फ वापस आने से आपको अपना परिवार चला नहीं पाएगा। आपको जितना आपने लागत हुआ है वो लागत का साथ उसका 50% आमदनी भी आना चाहिए। इसलिए एमएसपी पर C2 प्लस को C2 प्लस 50% बोलता है। तो ये C2 प्लस 50% में ये जो हमने कानून बनाएंगे तो हम ये पक्का हो सकता कि जो भी खरीदे, सरकार का नहीं बोल रहा हूँ, जो भी वो खरीदे वो प्राइवेट सेक्टर पे जो बड़े बड़े उद्योगपति हो, खेती आधारित हो, फसल आधारित उद्योगों का उद्योगपति हो और उनको बड़ा व्यापारी हो, उनको बिचौलियों हो, और पब्लिक सेक्टर जो उद्योग हो और सहकारिता संघ हो, जो भी खरीदे, लेकिन वो एमएसपी का नीचे ना होना चाहिए, एमएसपी को ऊपर खरीदना चाहिए। ये कानून के लिए बोल रहा हूँ हम सरकार से। हम ऐसे सरकार से थोड़ी बोला कि सरकार पैसा खर्च करके खरीदना चाहिए, ऐसे नहीं है। दूसरा बात आपने पूछा कि ये जो सरकार ये खरीद के क्या करेगा, बात इसमें भी बहुत है कि ये सरकार न खरीदना के बात हमने बोला, वो हमने साफ कर दिया। दूसरा बात है जो भी ये खरीदेगा वो करके क्या करता है। अभी देखो कि एमएसपी का आधार पे नहीं है कि हमारा ये पंजाब का अभी आंदोलन जो हुआ, वो आंदोलन में हरियाणा में, पंजाब में सभी ऐसे पैदा करता है कि बासमती का जो दाल, जो बासमती को जो दान पैदा करता है किसान, इसी में एमएसपी नहीं है, लेकिन उस पर ज़्यादा कीमत मिलता है, दाम मिलता है। कितना तक मिलता है? 18 रुपया से 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, कभी कभी 35 रुपया तक मिलता है। तो 18 से 35 रुपया तक 1 किलो धान में किसानों को उनको दाम मिलता है। अभी वो प्राइवेट और निजी क्षेत्र से लोग खरीदते हैं, बड़ा बड़ा कंपनियों खरीदते हैं। और कंपनियों क्या करता है, तो ये बासमती में एक ब्रांड है फ्यूचर ब्रांड, ये फ्यूचर ब्रांड अदनी का है। अदनी का जो फ्यूचर ब्रांड का जो चावल होता है, स्पेशल चावल बोलता है, स्पेशल राइस, वो बिक्री है 1 किलो के 208 रुपया, 208 रुपया में 1 किलो बिक्री करता है वो। और ऐसे बासमती चावल है जो 1 किलो में 700 रुपया और 200 रुपया तक 1 किलो का कीमत है, 1 किलो का दाम है, ऐसे बिक्री होता है हमारा और दुनिया भर का मार्केट पे। लेकिन किसानों को कितना मिला? किसानों का 18 रुपया से 35 रुपया तक मिला। सही है, 70% ही उनको ये दान से चावल बना सकता, उनको पीस करके उद्योग में, लेकिन 70% से मिलता है। तो भी करे तो 18 से 30 रुपया 35 रुपया बोला, वो तो कम से कम आपको 20-25 रुपया से 40 रुपया तक होगा। फिर भी 208 रुपये में बिक्री करेगा वो चावल, तो उसी में बहुत बड़ा एक हिस्सा उनका मुनाफा में चलता है। तो ये जो मुनाफा में अदनी का पास पहुंचता है, ये उनको बड़ा बड़ा दैनिक बना रहा है। उन्होंने बोल रहे कि अदनी और अंबानी हर एक साल में एशिया का सबसे बड़ा दैनिक बन गया और दुनिया का सबसे बड़ा दैनिक बन रहा है ये मोदी जी का। तो अच्छा दिन तो उनको आया ना, अच्छा दिन को उनको आ गया। और लेकिन किसानों का क्या स्थिति है? किसानों का अच्छा नहीं मिल रहा है। उनको अच्छा दिन आना चाहिए। तो उनको अच्छा दिन आने के लिए ये जो मुनाफा जो अदनी का और अंबानी का तरह बड़ा बड़ा कंपनियां बनाता है, वो इसी में वो मुनाफा से एक हिस्सा किसानों को जाना चाहिए। किसानों से उनको ये सरप्लस बोलता है और जो ज़्यादा जो बनता है, मुनाफा बनता है, वो मुनाफा से एक हिस्सा किसानों के लिए उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस में दे सकता है। ये हम मांग कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं मांग रहा है कि सरकार ये खरीदो और सरकार पैसा खर्च करो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये जो भी खरीदेंगे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। और जो ये बना उनको पीस करके उन्होंने कमोडिटी बनाता है कि ये मार्केटेबल जो पक्का माल बनाता है, वो पक्का माल का जो मूल्य होता है, वो मूल्य का एक हिस्सा, मुनाफा का एक हिस्सा किसान को और खेत मजदूर को उनका ज़्यादा दाम और ज़्यादा वेतन का रूप में दे सकता है। उसके लिए कानून बनाओ, ये हम मांग रहे हैं। मेरा एक सवाल और है इसमें कि ये जो जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जब सारा चीज़ बिकेगा तो इससे महंगाई भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इसका असर जो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, उसको फिर उतना महंगा खरीदना पड़ेगा। तो इसका असर जो व्यापक असर ही होगा, इससे कैसे निपटेगी सरकार या ये कैसे कंट्रोल होगा? इसमें 2 हिस्सा है।
एक बात है कि एमएसपी ज़्यादा दे दे तो जो महंगाई बढ़ेगा, आम लोगों को ज़्यादा पैसा दे के ये खरीदना पड़ेगा। अभी क्या महंगाई कम है क्या? अभी भी महंगाई है। यह महंगाई का कारण क्या है? किसान को ज़्यादा दाम देने से नहीं, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है और महंगाई भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये आज का परिस्थिति है। तो ये दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। किसानों को ज़्यादा पैसा और दाम एमएसपी देने से महंगाई नहीं बढ़ेगा। महंगाई इसलिए बढ़ रहा है जो खरीद रहा है कि ये जो पक्का माल, जो मैं जो बताया कि ये जो उद्योग से, फसल आधारित उद्योग से जो कच्चा माल उन्होंने संस्करण करके और प्रोसेसिंग करके ये जो पक्का माल बना रहा है, वो पक्का माल बनाने से उन्होंने जो बिक्री करेगा, वो बिक्री करने का वक्त उन्होंने ज़्यादा दाम उसमें लगाता है और पैसा फ़ायदा उनका मुनाफा के रूप में उनका पास पहुँचता है। इससे महंगाई का ये जो जिम्मेदारी है वो किसान नहीं है, वो ये उद्योगपति लोग हैं, बड़ा बड़ा कंपनी लोग हैं। इसे उससे जो पैसा कम कर सकता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी में दो तरह कंट्रोल कर सकता है। एक बात है कि ये जो आम किसान हैं, आम किसानों को उनको लागत कम करो, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का व्यवस्था भी करो, उसके लिए बच्चे के शिक्षा के लिए सब्सिडी दे दो, उनको उनका इलाज के लिए मुफ्त इलाज का व्यवस्था सरकार का अस्पताल का आधार से उनको व्यवस्था कर दो और उनको सोशल सिक्योरिटी के रूप में पेंशन दे दो। तो ये सब करेंगे सरकार तो आम किसानों का ज़िंदगी में ज़्यादा आमदनी का फ़ायदा इससे होगा। तो ये एक बात है। दूसरा बात है कि जैसे पहले और अमेरिका तरफ देशों में अभी भी वो खाद के लिए, बीज के लिए सब्सिडी देता है। हमारे देश में सब्सिडी बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित जो पूंजीवाद देश है, वो पूंजीवाद देश में अभी भी सब्सिडी है। हमको सब्सिडी माना करता है और सब्सिडी का फ़ायदा वहाँ का किसानों को देता है। ये बंद करना, इसलिए WTO से संबंधित ये जो गलत नीतियाँ है, किसान विरोधी नीति है, खेत विरोधी नीति है, देश विरोधी नीति है, वो देश विरोधी नीतियों को उसको हम ख़त्म करना चाहिए और ये WTO का जो नीतियों हैं इससे हम बाहर आना चाहिए और हमारा किसानों के लिए सब्सिडी देना चाहिए। और सब्सिडी हम दे देंगे तो लागत कम होगा। तो लागत जब कम होगा, लागत का 50% भी कम होगा, MSP जो बोल रहे हैं। तो इसी तरह हम दोनों तरफ, एक ये मोनोपोली जो है बड़ा बड़ा पूंजीपति और उद्योगपति लोग हैं, उसको जो मुनाफा इतना बड़ा बनाता है उसको काटना चाहिए। उसमें एक हिस्सा किसानों को दे सकते हैं, उसको MSP मिलेगा और सही दाम में हम लोगों को जो माल बिक्री करने के लिए व्यवस्था भी करना चाहिए। और दूसरा में किसानों को सोशल सिक्योरिटी का व्यवस्था और सब्सिडी का व्यवस्था करके उसको लागत को कंट्रोल करना चाहिए। ये दोनों करके एक विकल्प बनाने के लिए हम कर सकता है। मेरा एक सवाल और है कि जो ये पूंजीपति हैं, जैसे आपने बताया कि इनके मुनाफे का एक हिस्सा देना चाहिए या इनको सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए, तो ये जो है पूंजीपति ये करेंगे और ये अगर ये नहीं करेंगे तो क्या विकल्प होगा? आपका सवाल सही है कि ये क्या बड़ा बड़ा कंपनियों अपना जो मुनाफा है वो मुनाफा उसको किसानों को साथ देने के लिए, किसानों को एक हिस्सा देने के लिए तैयार होगा। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सरप्लस शेयरिंग। जो सरप्लस है, ज़्यादा उनको पास अपने लागत का ज़्यादा उनको जितना आमदनी मिला उसको सरप्लस बोलता है और उनको मुनाफा बोलता है, वो शेयर करने के लिए तैयार होगा। तो वो तैयार नहीं होगा। आम ये जो कॉरपोरेट कंपनी है वो कंपनी को हित पे उनको ज़्यादा मुनाफा चाहिए। ज़्यादा मुनाफा के लिए उनका कच्चा माल का दाम कम होना चाहिए। तो कच्चा माल का दाम कम करना और पक्का माल को ज़्यादा दाम देना, बनाना, ये उनका तरीका है। इसलिए वो अपना मुनाफा से एक हिस्सा किसानों को देने के लिए आम तरफ नहीं तैयार होगा। उसको मजबूर करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। वो उसके लिए कानून बनाना चाहिए। एक बात है, कानून बना के करता है, कोशिश करेगा तो भी उनको आसारों तरीका है कि ये ना देने के लिए। उसको बोलेंगे कि क्वालिटी कम है और दूसरा कुछ बात बोलेगा, ये सब कुछ करेगा उन्होंने। लेकिन इसका विकल्प क्या होगा वो आपका सवाल है। तो बड़ा बड़ा उद्योगपति ये नहीं करेगा तो कौन करेगा?
तो इसी में किसान का ओर से ये सोच हो सकता है कि किसानों को कोऑपरेटिव्स का ज़रूरत वहाँ है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बोलता है, वो सहकारी संघ बोलता है। तो किसान अपना, एक गांव का किसान अपना सभी जो ज़मीन है वो सारे खेती का ज़मीन खेत उन्होंने इकट्ठा कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से। तो इतना ज़मीन उनका पास पहुंच गया, 1,000 एकड़ और 2,000 एकड़ और 5,000 एकड़, और एक गांव से दूसरा गांव का भी किसानों को इकट्ठा करके अलग अलग गांव का किसान इकट्ठा हो गया, एक जिला का किसान इकट्ठा हो गया, उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। तो उतना ज़मीन वहाँ वो जिला में है वो सब इकट्ठा हो जाएगा, और उनका पास इसी के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि खाद खरीदने में, बीज खरीदने में वो इकट्ठा करके खरीदे, और उनका मशीनरी भी हो, बिजली का पानी का व्यवस्था हो, यह सब कुछ उन्होंने इकट्ठा करके करेगा तो लागत कम होगा, और कम लागत में उनको ये सहकारिता का कृषि है उसको बढ़ा सकता है, उसको विकास कर सकता है। दूसरा बात है, ये जो गांव का किसान और एक जिला का किसान और एक तहसील का किसान इकट्ठा हो गया इस सहकारिता सोसाइटी का आधार पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में खुद पैसा और पूंजी अपना बना सकता है, और सरकार को मजबूर करके बैंक से ऋण भी ले सकता है, लोन भी ले सकता है, नाबार्ड से और सहकारिता बैंक से और पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको पूंजी भी व्यवस्था कर सकता है, और अपना उपज का की संस्करण के लिए और उसका प्रोसेसिंग के लिए उद्योग भी, फसल आधारित उद्योग बोलता है, हर एक फसल का, कि गन्ना का तो गन्ना का जो मिल बना सकता, धान तो फ्लोर का मिल कर सकता, ऐसे हर एक फसल में फसल आधारित उद्योग का विकास कर सकता। तो वो विकास करने से वहाँ ये जो मोनोपोली कंपनियों का जो बड़ा फ़ायदा वो उनका मुनाफा का रूप में उड़ा सकता है, वो बंद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, रोक सकता है, और किसान अपना उद्योग में अपना कच्चे माल को पक्का माल बना सकता है। तीसरा बात है कि घरेलू बाजार का विकास, कि अपने जो माल उन्होंने पक्का माल करा लिया, वो पक्का माल वो बिक्री करे, वो बिक्री करने से जो भी पैसा अपने पास उनका दाम का रूप में आएगा वो ज़्यादा दाम का रूप में किसानों को दे, ज़्यादा वेतन का रूप में खेत मजदूर को दे, तो किसान का पास पैसा आएगा, खेत मजदूर का पास पैसा आएगा, तो वो पैसा उन्होंने अपने पास नहीं रखेगा, वो अपने बाजार में वो खर्च करेगा, तो घरेलू बाजार का विकास होगा। तो अभी ये उद्योग का ये जो मंदी है और सारे विश्व में, सारे दुनिया भर पूंजीवादी व्यवस्था एक बड़ा व्यवस्थापिक संकट ग्रसित हुआ है, अभी उसको सिस्टमिक क्राइसिस बोलता है, सिस्टमिक क्राइसिस का अंदर पड़ा हुआ है। तो ये सिस्टमिक क्राइसिस का कारण यही है कि आम किसान और आम मजदूर के पास पैसा नहीं है। तो आम किसान और मजदूर के पास सहकारिता कृषि का और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का आधार से उनका अपना ये जो क्रयशेषी जो बोलता है, परचेसिंग पावर जो बोलता है, परचेसिंग पावर को बढ़ा दे तो ही अपना ग्रामीण का विकास होगा, अपना आर्थिक व्यवस्था का विकास होगा। तो इसके लिए विकल्प का जरूरत है। ये विकल्प, ये नवोदारवाद का जो ये है कि नीतियों हैं, वो नीतियों के एकदम खिलाफ है। ये नीतियों को हमको नकारना पड़ेगा, WTO से बाहर आना पड़ेगा। जो WTO से बाहर आके ये गलत नीतियों को रोककर अंबानी और अदानी को ज़्यादा दैनिक बनाने के मोदी जी जो कोशिश करता है, ये गलत नीतियों को रोककर किसान को ज़्यादा दाम और मजदूर का ज़्यादा वेतन, न्यूनतम वेतन मजदूर का लिए कानून बनाना चाहिए और न्यूनतम दाम किसान मिलने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कानून बनाने के लिए आंदोलन अभी आने वाले दिनों में खड़ा होगा और ये आंदोलन हमारा देश में बदलाव ले आएगा। और ये आंदोलन से मजदूर वर्ग और किसान वर्ग ये दोनों में इकट्ठा होगा और मजदूर और किसान इकट्ठा हो गया, हमारा देश का आबादी का 85% से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गया और वो लोग फैसला करेगा कौन सा दल हमारा राज करना चाहिए। वो भाजपा करना चाहिए और कांग्रेस करना चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी करना चाहिए, वामपंथी करना चाहिए, जो भी करना चाहिए वो आम किसान और आम मजदूर फैसला करेंगे। उसी जमाना आने वाला है। तो वो आने वाले ज़माने से हमारा देश का राजनीति बदलेगा और देश में एक विकल्प का
एक विकास भी राजनीतिक स्तर पे बन जाएगा।